सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन स्कोर क्या है, सीएमए इंटर और सीएमए फाइनल में 67% 68% मार्क्स। अगर हम गाड़ी चलाते हैं ना तो पहले साइकिल से स्टार्ट करना चाहिए। दैट साइकिल इज योर पास्ट टाइम पेपर, कि मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर। सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर फ्रेश वीडियो ऑफ CMA Lakshya by CMA Jagannath Chatterjee. Yes, first of all, thank you so much for giving me that much support, which I never expected from you guys. Okay, so these things are very much going well, and I'm making this video after like 55 days because I'm having some too much of works between those days, not only office but also some personal works are there. So yes, बहुत बिजी शेड्यूल्स के अंदर ये वाला टाइम निकाल के ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज योर एग्जाम्स आर जस्ट नियर बाई। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यस, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस हाउ कि मैंने कैसे मल्टीपल सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन स्कोर किया है, मैंने कैसे CMA इंटर और CMA फाइनल में 67% 68% मार्क्स का अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो बना कर रखा है। क्या क्या स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो किया था एग्ज़ाम के जस्ट कुछ दिन पहले, ताकि मुझे एक अच्छे से आइडिया हो जाए एग्ज़ाम का। वो सारी चीज़ें आने वाले इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए, बिकॉज आई नो आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। देखो, पहला चीज़, ये CMA के हर एक एग्ज़ाम में आपको दो सेट्स मिलते हैं, दो पार्ट में होता है एग्ज़ाम। वन इज़ योर MCQ, दैट इज़ 15x2। I think I'm right, 15x2 as on the date I'm making this video, and other part is for subjective, that is long questions. Okay, so first I will discuss how you gonna prepare for this 15x2 marks MCQs. First thing which I've been preparing from the first day I'm making video, past term MCQ. You know, most of the subject which is having practical impact mostly and having some theoretical, that theoretical part is just coming from the past exams MCQ. I will prefer you past exam का MCQ surely you should follow. After this आप बिट क्वेश्चन फॉलो कर सकते हो इंस्टीट्यूट का। इंस्टीट्यूट थियोरेटिकल क्वेश्चंस में उतना दिमाग नहीं लगाता, सो इट इज़ बेटर फॉर यू कि आप बिट क्वेश्चन प्रिपेयर करें। बिट क्वेश्चन में यू विल गेट अ ग्रेट आइडिया ऑफ हाउ MCQs आर वर्किंग। So it is I'll request everyone, please prepare the past term MCQ and bit question. Bit question, how you guys do? You guys take the help of videos. Multiple videos of faculties are there. From there you can mark the answers. Then you multiple time repeat. 10 set, 20 sets you create, and multiple time you repeat with the bit questions. मुझे आज भी याद है जब मैंने SCM दिया था, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, CMA फाइनल ग्रुप 3, उसमें SCM का जो भी थियोरेटिकल लास्ट के कुछ चैप्टर थे, उसमें जो भी थियोरेटिकल बिट MCQ आए थे, सारे ऑलमोस्ट सारे बिट क्वेश्चन से कवर हो रहे थे। मिनिमम मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, अगर 15 बिट आपका क्वेश्चन है MCQ, 5 से 6 बिट क्वेश्चन से ही आएगा, और 5 से 6 में आपको 12 से 10 से 12, ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, आप स्कोर कर सकेंगे बिट क्वेश्चन में। और आपका टारगेट, मैं बता रहा हूँ आपको, आप मतलब आउट ऑफ 30 यू शुड हैविंग टारगेट ऑफ 20 मिनिमम, मैक्सिमम 30 ओनली। मैं अपना स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि अगर आप बिट क्वेश्चन ऐसा फॉलो करते हो तो आपको मिनिमम 24 to 26 का स्कोर मिल जाएगा, क्योंकि मैंने खुद लिया था। मैंने GST में 28 मार्क्स स्कोर किया था 30 में से, जस्ट बिट क्वेश्चन फॉलो किया था, पास्ट टाइम क्वेश्चन पेपर, और एक जो मास्टर स्ट्रोक है जो सारे लोग देखते नहीं है, इंस्टीट्यूट मैट में जो MCQ क्वेश्चन मिलता है, प्लीज फॉलो दैट वन ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड रिसोर्सेज फॉर यू। देन अगर मैं चाहता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन पे, ये वीडियो मैं बहुत हड़बड़ी में बना रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम पास करूँ, मैं टाइम वेस्ट करूँ, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लॉन्ग क्वेश्चन में पहले मैं आता हूँ सम्स, कि सम्स आप कैसे लास्ट मोमेंट पर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सम्स एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें आप सिली मिस्टेक करते हो। रॉन्ग आपको क्वेश्चंस आते हैं, बट आप ऐसे सिली मिस्टेक करोगे ना, कैलकुलेशन एरर करोगे, ये सब करोगे ना, तो आपका क्वेश्चन आप जानते हुए भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, जब भी आप सम करोगे ना, बी काम एकदम। अब आप बोलेंगे कि ये सब ज्ञान तो सबको ही देता है, तो मेरे में क्या अलग है? मैं आपको बताता हूँ कि बी कामनेस आपके माइंड में तब आएगा जब आप हड़बड़ाएंगे नहीं, आपका प्रैक्टिस लैक नहीं करेगा। सो सोल्यूशन क्या है? आप अभी एग्जाम के जस्ट कुछ दिन पहले हो, तो आप
थोड़ा मोड़ा करके ना सम करना स्टार्ट कीजिए। आई थिंक आपने पास्ट टर्म क्वेश्चन को किया है, क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि पास्ट टर्म क्वेश्चन हमेशा करना चाहिए। अगर आपने नहीं किया तो अभी भी टाइम है, आप पास्ट टर्म पेपर्स को सॉल्व कीजिए। उससे आपको थोड़ा मोड़ा आइडिया मिलेगा, आपका हाथ बैठेगा सम में। आप अचानक से अगर एग्जाम में सम करने जाओगे तो वो प्रॉब्लम ही करेगा आपको। गियर, अगर हम गाड़ी चलाते हैं ना तो पहले साइकिल से स्टार्ट करना चाहिए। दैट साइकिल इज योर पास्ट टर्म पेपर, सो डेफिनेटली फोकस ऑन पास्ट टर्म पेपर्स। ये नहीं कह रहा हूँ कि उधर से कॉमन आ जाएगा, ये कोई 10-12 का एग्जाम नहीं है कि आपको कॉमन मिलेगा सम, बट आपका हाथ सम में बैठने के लिए, बिठाने के लिए आपको पास्ट टर्म पेपर हमेशा करना चाहिए। ओके। और एक चीज़, जब भी आप सम्स करें तो उस पर टाइम नोट कीजिएगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 70 मार्क्स का और 15 मार्क्स का हर एक सम होता है, तो आप मैक्सिमम 1.5 मिनट पर या 1.6 मिनट पर 1 मार्क्स के लिए दे सकते हो। सो उस हिसाब से आप 20 मिनट के अंदर उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर आप कर पा रहे हो ना, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर यू। सो ऐसे ही आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपका जो भी मार्क्स आ रहा है वो आप, जो टोटल टाइम है वो डिवाइड बाय योर मार्क्स कीजिए। जो भी मिनट आ रहा है एमसीक्यू में टाइम बचाइए। अभी तो आपको एक्सप्लेनेशन भी देना नहीं पड़ेगा, वो एमआर शीट में आप मार्क्स रख सकते हो। सो 20 मार्क का जो एमसीक्यू, 20 या 30 मार्क का जो एमसीक्यू आता है वो आप 20-22 मिनट में सॉल्व कीजिए, 8 मिनट बचाइए, और उसके बिटवीन आप सम्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। और एक चीज़ मैं ये चीज़ आपको, हाँ, और एक चीज़ जो आपको बताना था वो है विश टू डू फर्स्ट। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं। मैंने अपने इंटर से इसको फॉलो करता आया हूँ। जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले उस 15 मिनट में एमसीक्यू मत सॉल्व कर दीजिएगा, या ये मत देखिएगा वो सम्स का आंसर क्या आएगा। यू शुड प्रिपेयर विच सम्स टू डू, विच क्वेश्चंस टू डू। नाउ कैसे करेंगे आप? आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना उसको आप स्टार रेटिंग कीजिए। अब मान लीजिए एक लॉन्ग क्वेश्चन में 3 पार्ट है, आपको तीनों पार्ट ही आता है, अच्छे से आता है। अगर थ्योरी है ना तो इमीडिएटली आप पॉइंट्स थोड़ा सा कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है। अगर आपको याद आ रहा है, तीनों क्वेश्चंस का आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप दीजिए स्टार 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 3 स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए, उसको उसके हिसाब से अगर आपको 3 सेट में से 2 आ रहा है तो 2 स्टार दीजिए। जिस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हो ना, ये एनालिसिस आपको उस 15 मिनट में करना चाहिए। पूरे क्वेश्चंस पेपर का पोस्टमार्टम करो, उसको देखो कि कौन से क्वेश्चंस पे आपका सबसे ज़्यादा स्टार मार्क्स आ रहा है, फिर उन 5 मार्क्स सेलेक्ट करो। अब किसको फर्स्ट लिखें, जिसको आप सबसे बढ़िया से लिख सकते हो वो देखो। आपका जो पेपर जब इवोल्यूशन जो में इवोल्यूटर जो है वो जब चेक करेगा, उसको वो पहला क्वेश्चन देखेगा। अगर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आए ना तो वो धीरे धीरे क्वेश्चंस का हाथ वो क्या कर सकता हूँ मैं, ढीला करेगा। वो जो टाइटनेस है ना वो फर्स्ट क्वेश्चन में जो इतना रहता है वो लास्ट क्वेश्चन में उतना नहीं रहता है। सो ऑलवेज जो आपको सबसे बेस्ट आता है उसको पहले स्टार्ट कीजिए, देन आप स्टार वाइज जर्नी जैसे मैंने कहा है उसको कीजिए। थ्योरेटिकल के लिए तो मैंने बताया, सम्स के लिए आप उन सम्स को चूज कीजिए जिसमें आपको टाइम कम लगता है। और एक चीज़, अगर कोई पेपर मान लीजिए एसएफएम, मैं फाइनल के लिए एग्जाम्पल पे देता हूँ, इंटर वाले के लिए भी ऐसा होगा। जिस सम्स वाले पेपर में आपको अगर थ्योरी आए ना तो थ्योरेटिकल प्रिपेयर मस्ट कीजिए। बहुत लोग बोलते हैं थ्योरी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। नहीं पढ़ना होता है भाई, थोड़ा पास्ट टाइम एनालिसिस कीजिए, 2-3 चैप्टर्स में थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है। थ्योरी एक ऐसा चीज़ है ना जो आपका टाइम सेव करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको करिए, अगर आपको सम के ऊपर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है उसको रिजर्व की तरफ रखिए। आप 2-3 सम कर लिए, 5 सम में से 2 सम कर लिए, बीच में थ्योरी को घुसाइए, वो टाइम सेव करेगा, आपको रिलैक्स माइंड दे देगा, फिर और 2 सम आप कर पाओगे। मैं बता रहा हूँ, मैं एसएफएम में आई हैड अ मॉक टेस्ट बिफोर एग्जाम जिसमें मुझे 33 मिला था आउट ऑफ 100। इतना बेकार था मेरा हालत, और ये चीज़ एग्जाम के 12 दिन पहले हुआ था। फिर मैंने मॉक दिया घर में, और एक मॉक दिया मैंने खुद से दिया था, कोई भी मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट नहीं लिया था। तो मैंने खुद से दिया मॉक, और मैंने टाइम कैलकुलेशन किया, टाइम एनालाइज किया कि ये क्या चीज़ मेरे को करना है पहले, ये सब मैंने एनालाइज किया। और मेरे पेपर्स में सबसे हाईएस्ट वही आया था ग्रुप 3 में, 76 और 74 आई हैड स्कोर्ड ऑन एसएफएम फ्रॉम 33 टू दैट पर जस्ट यूजिंग दिस फार्मूलाज। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सारे फार्मूलाज सर्टिफाइड है, मैंने कैसे इसको यूज़ किया अपने में मैं वही बता रहा हूँ आपको। सो आपको पास्ट टर्म पेपर हमेशा देखना चाहिए, आपको एक पैटर्न आइडिया मिलता है। और एक चीज़, स्टडी ऑल, ये शायद एग्जाम के पास है तो नहीं हो सकते हैं, बट जब आप नेक्स्ट ग्रुप दोगे ना सारी चीज़ों को पढ़ो, बट प्रिपेयर स्ट्रेटेजिकली एबीसी एनालिसिस के थ्रू करो।
देखो कि पास्ट टाइम में कौन आया है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। आप तुमको सब आना चाहिए, बट तुमको सब लिखना चाहिए, सब में तुम माहिर हो ऐसा कोई किसी ने नहीं कहा। सब कुछ आना चाहिए एज अ CMA, एज अ CA, बट यू शुड बी फोकस्ड ऑन दोज एस्पेक्ट स्पेसिफिकली जो इंस्टीट्यूट बार बार चाहता है कि तुम करो एग्जाम में। अब आते हैं हम लोग थ्योरेटिकल पेपर्स के ऊपर। लॉ, ऑडिट, ये सब पेपर थ्योरी में जब हम लिखते हो, पहला चीज़ जो पॉइंट एनालिसिस मैंने किया था कि आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जब भी एनालिसिस करते हो ना, इसका पॉइंट्स आपको याद आता है कि नहीं वो याद कीजिएगा। पहले क्वेश्चंस को पॉइंट में लिखने की कोशिश कीजिएगा, और वो पॉइंट एग्जाम के स्टडी मैट से आना चाहिए। अब मैं बताता हूँ एग्जाम के पेपर कैसे चेक किया जाता है। जो आपका एग्जाम पेपर चेक करिएगा, उसके पास सजेशन आंसर होगा, और वो सजेशन आंसर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट से नहीं आएगा, वो आएगा इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट से। सो स्टडी मैट इज द प्रिंसिपल वन। थियोरेटिकल सब्जेक्ट मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके स्टडी मैट से पढ़िए। स्टडी मैट के जो पॉइंट्स है वो आप अगर मेंशन कर देते हो तो आपको स्कोर अच्छा खासा आएगा, क्योंकि जो पेपर इवेल्यूएटर है वो आपके क्वेश्चंस को पढ़ेगा नहीं, वो पॉइंट्स देखेगा कि हाँ करेक्ट है, ये पॉइंट उससे उसके सजेशन आंसर से मिल रहा है कि नहीं, 2-3 वर्ड्स उसके सजेशन आंसर से मिल रहा है कि नहीं, वो टिक मारता जाएगा। अनदर थिंग, अब मान लीजिए आप एक क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो जिसमें आप एक पॉइंट लिखो, उसमें 3-4 लाइन लिख के रखो। इसमें 3-4 लाइन में आपने स्टडी मैट का कुछ वर्ड्स घुसाया है और बाकी चीज़ आपने बना दिया है। बनाना तो चाहिए थ्योरेटिकल, वरना आप लिख ही नहीं सकते हो। इतना थ्योरेटिकल, इतना वास्ट सिलेबस आप याद नहीं कर सकते। ओके, सो आप वो जो वर्ड्स आपने स्टडी मैट से उठाए हैं उसको अंडरलाइन कीजिए। एग्जामिनर जो इवेल्यूट कर रहे हैं आपको उसको दिखाइए कि ये देखो ये चीज़ स्टडी मैट से, तो आपको मार्क्स मिलेगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि एक इंसान के पास इतना धैर्य होता ही नहीं है कि वो एक एक करके देखेगा पूरा। इट इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, वो ऊपर से ही जाएगा, ऊपर से देखेगा। ऑब्वियसली ये चीज़ फॉलो कर सकता है, आपका मार्क्स मैं बता रहा हूँ आपको 100% ये इफेक्टिव करेगा। ओके, सो ये है थ्योरेटिकल के ऊपर। बाकी आई थिंक थ्योरेटिकल के ऊपर मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दे सकता। हाँ, जब आप पढ़ रहे हो तो आपको, मान लो किसी आप चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो ना, तो पूरा मत पढ़ो, 2-3 बार पढ़ लिया बस एनफ है। नेक्स्ट टाइम से आप पॉइंट्स को याद करने की कोशिश करो, आप एक्रोनिम दो पॉइंट्स को लेके, तो ही इफेक्टिवली आप थ्योरी को याद कर सकोगे। सो एक्रोनिम देकर जब मान लो जब क्वेश्चंस आता है ना, तो एक्रोनिम को क्वेश्चंस के ऊपर नहीं बट आप आंसर शीट में लिख सकते हो आप, ठीक है, कहीं पे भी लिख दो, कोई नहीं समझेगा, क्या समझेगा एक्रोनिम लिखा है आपने। वो एक्रोनिम को लिख दो तो वो थोड़ा आपको ध्यान आ जाएगा, क्योंकि जब आप 15 मिनट रहते हो ना, आप काम माइंड में रहते हो, उस टाइम में हड़बड़ी मत करो, उस काम माइंड में आप लिखते जाओ कौन कौन सा एक्रोनिम वगैरह है। जब आप पेपर लिखोगे तब आपके पास सोचने का टाइम नहीं रहता है, और फिर टाइम का झंझट ये सब होता है। थ्योरी पेपर में टाइम का इशू कम ही होता है, बट सम्स में मैंने बताया आपको कैसे टाइम सेव करोगे। सो ये ओवरऑल आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट वीडियो था आपके लिए, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था एग्जाम को देने के लिए। अगर आप इस अटेम्प्ट में दे रहे हो तो आई थिंक एनफ टाइम है आपके पास, आप प्रिपेयर कीजिए इस हिसाब से, और आई थिंक आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है तो ही आप एग्ज़ाम दे रहे हो। बाकी अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे हो या नेक्स्ट ग्रुप जब दोगे, तो ये वाला स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मुझे खुद हेल्प मिला है। मैंने आपको कहा था कि मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँचा ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके। बाकी होप आपका एग्ज़ाम बहुत सही हो। आप जिस भी भगवान को, जिस भी रिलीजन को मानते हो, उनका आशीर्वाद लेके, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेके एग्ज़ाम हॉल में बैठिए, एग्ज़ाम को फोड़ दीजिए, एग्ज़ाम को क्रैक कर दीजिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि प्रिपरेशन एक तरफ है और बड़ों का आशीर्वाद और दूसरी तरफ है। दैट ब्लेजिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो एग्ज़ाम देने से पहले वो ज़रूर कीजिएगा, अपने पर विश्वास रखिए और बी कॉन्फिडेंट, बी काम व्हाइल यू आर राइटिंग योर एग्ज़ाम। इट इज़ नॉट दैट कि आपको सारा क्वेश्चंस आएगा, इम्पॉसिबल है प्रोफेशनल एग्जाम में। ओके, सो ये माइंडसेट तो मत ही रखिए अगर आप पहला बार एग्ज़ाम दे रहे हो। बाकी जो भी लिखिएगा एकदम मस्त आराम से लिखिएगा, क्रिस्प वे में लिखिएगा। दैट इज़ ओवरऑल माई स्ट्रैटेजी। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके एग्ज़ाम के बाद फिर से इस वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।